एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 एटम्स। ये वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 12 की सारी थ्योरीज और सारे डेरिवेशन एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट तो समझाऊंगा ही, पर साथ साथ में हम लोग ये भी समझेंगे कि कौन सी थ्योरी में कौन से पॉइंट्स लिख के आने हैं, ताकि आपको थ्योरी की एग्जाम में पूरे से पूरे मार्क्स मिल सके। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं चैप्टर नंबर 12 एटम्स। तो देखिए, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको गिवन है, यानी देखो यहाँ पे हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो एटम्स के बारे में और एटम्स की हिस्ट्री क्या है, एटम्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, उसकी ऑर्बिट्स का क्या होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया है कि एटम्स के बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो आई थी, एग्जिस्ट करी थी, जो इंफॉर्मेशन हमें पता चली थी, वो थी अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल। यानी थॉमसन एक साइंटिस्ट था, उसने ये बोला था कि एटम के अंदर, कोई भी जो एटम होता है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बीच बीच में वाटरमेलन सीड्स की तरह चिपके हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। उसने वर्ड यूज किया है एम्बेडेड होना। तो सिंपल सी बात है, उसने ये बोला था कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, उसने ये बोला था अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पॉजिटिव चार्ज is uniformly distributed in the volume, in the whole volume, and negatively charged electrons are embedded like watermelon seeds। यानी वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं, वाटरमेलन में जो रेड वाला पार्ट होता है उसको आप लोग क्या समझ लीजिए, ये पॉजिटिवली चार्ज समझ लीजिए उसको, वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बीच बीच में जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं उनको आप लोग नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पूरा वॉल्यूम भरा हुआ है, एटम कहीं से खाली नहीं है, ये पूरा वॉल्यूम क्या है, भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में क्या है, एम्बेडेड है, यानी चिपके हुए हैं, वो कहीं आगे पीछे नहीं हो रहे। इसका एक और नाम है, दिस मॉडल इज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। देखो, प्लम पुडिंग तो है ही, मतलब वाटरमेलन और प्लम पुडिंग दोनों नाम है इसके, तो एमसीक्यू कहीं पे बन जाए तो आपको ध्यान रखना है, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गीगर एंड मर्सडन्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो, सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि रदरफोर्ड ने एक एटम का मॉडल दिया था जिसके अंदर ये था कि पूरे वॉल्यूम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में छोटे छोटे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। पर हमें अभी जो इलेक्ट्रॉन का यानी एटम का मॉडल पता है उसमें हमें ये पता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो वो आया कहां से, तो वो आया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की मदद से, और फाइंड किया था, यानी जो एक्सपेरिमेंट किया था वो गीगर एंड मर्सडन नाम के दो साइंटिस्ट थे। अभी वो एक्चुअली में रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसको कभी कभी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, उसमें होता क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, हम लोग एक एक पॉइंट समझेंगे और उसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट था उसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एक एक पॉइंट को समझते जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। In this experiment, alpha particles of 5.5 mega electron volt energy emitted from radioactive source bismuth 83214 is directed on a thin gold foil। यानी होता क्या है कि एक आपके पास रेडियो एक्टिव सोर्स है बिस्मुथ। अब बिस्मुथ एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है, उसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहे सब जगह, अल्फा पार्टिकल्स। यानी एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल्स को रिलीज करता जा रहा है। उसको कहां पे इंसिडेंट करना होता है, तो एक थिन गोल्ड फॉइल है इधर, यहां पे एक थिन गोल्ड फॉइल है, ये है आपका गोल्ड फॉइल,
उसके ऊपर इंसिडेंट करना होता है। और ये अल्फा पार्टिकल्स के पास कुछ एनर्जी होती है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी वो बिना एनर्जी सामने नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, अभी करना क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल है उनको एक बीम के फॉर्म में इंसिडेंट करना होता है, यानी ऐसा नहीं कि सब जगह अलग अलग जगह, यानी पूरे फॉइल के ऊपर सब जगह नहीं करने, एक पतला सा बीम इंसिडेंट करना होता है। तो कैसे करना है? The alpha particles emitted from bismuth is collimated into a narrow beam using lead bricks। यानी यहां पे आपको क्या करना है कि एक ब्रिक्स जैसा, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ कर लेता हूं, ये गोल्ड फॉइल हो गया, यहां पे आपको ब्रिक्स लगा देनी है, लेड ब्रिक्स, यहां पे आपको लगा देनी है लेड ब्रिक्स। अब इससे होता क्या है कि जो अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं सब जगह, उसमें से जो ऊपर और नीचे वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, लेड ब्रिक्स उसको रोक लेगा यानी एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी के जो बीच वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, एक बीम के फॉर्म में गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट हो जाएंगे, उसके ऊपर स्ट्राइक कर जाएंगे। यानी यहां पे बन गया ये एक पतला सा बीम क्रिएट हो गया। क्या बन गया? अल्फा पार्टिकल्स का बीम क्रिएट हो गया। क्लियर हो रही कहानी? अच्छा, तो यहां पे है ये लेड ब्रिक्स। अभी कोलाइड होने के बाद क्या, तो लिखा है कि द बीम फॉल्स ऑन द थिन गोल्ड फॉइल ऑफ थिकनेस 2.1 10⁻⁷। ये इतना पतला है, बहुत ज्यादा पतला। अभी इतना पतला होता है कि ये जो इसकी थिकनेस इतनी कम होती है कि अगर आप लोग उसको आगे से देखो यानी साइड से देखो तो मॉलिक्यूल्स का एक ही लेयर होता है। यानी अगर मैं ये गोल्ड फॉइल को साइड से देखूंगा तो ऐसे मुझे दिखेगा, यानी गोल्ड का इतना पतला लेयर है कि एक ही लाइन बन रही है गोल्ड के एटम्स की, यानी गोल्ड के एक एटम के ना तो आगे कोई एटम है ना तो पीछे, बहुत पतला है, एक एक एटम से बना हुआ है, पीछे कोई लेयर नहीं है, आगे भी कोई लेयर नहीं है, बहुत ही पतला सा। कितना पतला है? 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, These scattered alpha particles were seen through a rotatable detector on zinc sulfide screen। यानी जब वो टकराएंगे यहां पे तो वो स्कैटर होंगे। स्कैटर होने का मतलब है फैल जाना। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि स्कैटर होगी कहां पे जा रहे हैं? तो हमने यहां पे लगाई है एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, यहां पे हमने लगाई है जिंक सल्फाइड ZnS स्क्रीन। यानी ये जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं वो स्कैटर होके अलग अलग जगह जाएंगे, यानी कोई यहाँ पे टकरा रहा है, कोई यहाँ पे टकरा रहा है, कोई ऑलमोस्ट सीधा निकल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर एक स्पार्क देखने को मिलेगा, जैसे जिससे हमें पता चल जाएगा कि अल्फा पार्टिकल यहाँ पे टकराया। ठीक है, तो देखो, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वेर सीन थ्रू अ डिटेक्टर ऑन अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। This scattered alpha particle give a bright flash on a screen। यानी वो जहां पे भी टकराएगा वहां पे हमें एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा, एक छोटा सा स्पार्क देखने को मिलेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर कोई पार्टिकल टकरा रहा है। और वो कौन सा पार्टिकल होगा? जो स्कैटर हुआ अल्फा पार्टिकल है वो आपको यहां देखने को मिलेगा। तो ये था एक्सपेरिमेंट। अभी इसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या थे, उस ऑब्जर्वेशन क्या निकले और उसके रिजल्ट्स क्या थे वो आपको देखने हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अभी हमें एक्सपेरिमेंट तो समझ में आ गया कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, सेटअप क्या है। अभी उसपे से ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकल के आए और उसपे से कंक्लूजन क्या निकला वो बातें हमें समझनी है। ठीक है, तो देखो, ऑब्जर्वेशन ये निकल के आए कि मैनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू अ फॉइल only 0.14% अल्फा पार्टिकल स्कैटर मोर देन 1 डिग्री। यानी ऑलमोस्ट सारे की सारे जो अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट हो रहे थे वो सीधे ही निकल जा रहे थे। यानी मोर देन, यानी 0.14% ही ऐसे पार्टिकल थे वो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो रहे। 0.14% का मतलब होता है 99.86% आर ऑलमोस्ट अनडेविएटेड, यानी 99.86% अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर डेविएशन से पास हो जाते हैं, या फिर उनका 1 डिग्री से भी क्या हो रहा है, कम डेविएशन। दूसरा पॉइंट ये निकल के आया, अराउंड 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि वो सीधा जा रहा था, 90 डिग्री से ज्यादा यानी ये 90 डिग्री से ज्यादा यानी वो पीछे के डायरेक्शन में आएगा। यहां पे कितने आ रहे थे, यानी जाना चाहिए था सीधा, उसके बदले 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट हो जाने का मतलब कहीं पे इधर पीछे आना। ठीक है, तो ये थे 1 in 8000।
1 in 8000 अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो 90 डिग्री से ज्यादा यानी पीछे की डायरेक्शन में वापस आ रहे थे। 2 ऑब्जर्वेशन निकले। तो इसमें से कंक्लूजन क्या निकला कि रदरफोर्ड ने ये बोला कि अगर कोई भी अल्फा पार्टिकल पीछे आ रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो कब पॉसिबल है। तो देखो, फॉर अल्फा पार्टिकल टू डिफ्लेक्ट बैकवर्ड्स इट मस्ट एक्सपीरियंस अ हाई रिपल्सिव फोर्स। देखो, अल्फा पार्टिकल खुद एक पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? अल्फा पार्टिकल जो होते हैं न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और न्यूक्लियस यानी पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर वो किसी भी कारण से, किसी भी तरह अगर वो रिपल्सिव वापिस बैकवर्ड आ रहा है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई हाई रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि वो वापस आए। अभी ऐसा कब हो सकता है? तो उसने ये बोला कि इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ग्रेटर मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने ये बोला कि कोई भी अल्फा पार्टिकल जब बैकवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब जो एटम है सामने, गोल्ड का जो एटम है, उसका मोस्टली मेजर पोर्शन ऑफ उसका मास और मेजर पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, जिसको उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो यहां से एमसीक्यू बनता है कि कौन से एक्सपेरिमेंट से सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पता चला था? तो वो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग या फिर गीगर-मर्जडन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये निकल के आया कि अगर मोस्टली जो मेजर पोर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज यानी मास अगर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो पूरा एटम क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए। अच्छा, अगर एटम खाली नहीं होता, अगर थॉमसन का मॉडल सही होता, तो समझो थॉमसन का मॉडल अगर सही होता तो सब जगह पॉजिटिव चार्ज। अगर थॉमसन का मॉडल सही होता तो अल्फा पार्टिकल कहीं से भी विदाउट डेविएशन पास ही नहीं हो पाता। अगर वो ऊपर से जाना चाहता तो ऐसे डेविएट हो जाता, नीचे से जाना चाहता ऐसे डेविएट हो जाता, सीधा जाना चाहता ऐसे डेविएट हो जाता। पर यहाँ पे हो क्या रहा है कि ओनली 0.14% अल्फा पार्टिकल ही ऐसे है जो डेविएट कर रहे हैं 1 डिग्री से ज्यादा। मोस्टली तो क्या हो रहे हैं? अनडेविएटेड पास हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो कंस्ट्रक्शन है कुछ इस तरीके से होगा कि सारा मास कहीं सेंटर पे है। इसी रीजन से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं? विदाउट डेविएशन पास हो जाते हैं। इनको सामने कोई रिपेल करने वाला चार्ज अवेलेबल नहीं है। इसी रीजन से वो क्या कर रहे हैं? सीधे निकल जा रहे हैं। तो उसने ये बोला कि द मोस्ट पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। पूरा का पूरा जो ऑलमोस्ट सारा मास सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, उसको बोला न्यूक्लियस। जो मेजर पोर्शन है, जो बाकी का इलाका है, जो बाकी का पार्ट है, वो एटम का खाली है। अगर वो भरा हुआ होता, अगर थॉमसन मॉडल सही होता, तो क्या होना चाहिए था? एक भी अल्फा पार्टिकल सीधा पास नहीं हो जाना चाहिए था, क्योंकि सामने कहीं ना कहीं से उसको रिपल्सिव फोर्स मिल जाता। पर ऐसा नहीं हुआ। रीजन ये है कि सारा चार्ज और मास न्यूक्लियस पे है, पूरा एटम क्या है? खाली है। तो ये हो गया आपका गीगर-मर्जडन एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशन और उसके रिजल्ट। एग्जाम में थ्योरी आने के चांसेस मतलब उतने ज्यादा नहीं होते, पर मेजरली पोर्शन जो है इसका एमसीक्यूज बनते हैं, या फिर शायद पूछ ले ऑब्जर्वेशन लिखना, तो आप इतना इसके अंदर लिख सकते हो। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे थ्योरी देखते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जो थियरी है उसमें उन्होंने इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में बताया है, पर जो उसकी बाद वाला एग्जाम्पल है उसके अंदर उन्होंने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की भी बात करी है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे ही समझ लेंगे, ताकि जब न्यूमेरिकल आप लोग करो, जो एग्जाम्पल करो, तो आपको सीधा समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसको हम लोग स्मॉल डी से लिखेंगे, और इंपैक्ट पैरामीटर जिसको स्मॉल बी से लिखेंगे। अभी ये दोनों एक तरीके से डिस्टेंसेस ही है, पर कौन से डिस्टेंसेस वो समझ लीजिए। तो हमने बोला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? द क्लोजेस्ट डिस्टेंस दैट अल्फा पार्टिकल कैन गो नियर टू द टारगेट न्यूक्लियस। यानी समझ लो एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, और यहां पे है टारगेट न्यूक्लियस। ये टारगेट न्यूक्लियस यानी वो कोई भी हो सकता है। जैसे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास गोल्ड था, उसकी जगह कुछ भी हो सकता है। अगर इसका गोल्ड है तो उसका एटॉमिक नंबर 79 होगा। और अगर कुछ और है, कोई और पार्टिकल है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो वो कुछ और हो जाएगा, ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल है उसका Z = 2 होता है, क्योंकि वो हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम में क्या होता है? 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। 2He4, 2 प्रोटॉन होते हैं, पार्टिकल का चार्ज 2 हो जाएगा। अच्छा, हमने ये बोला द क्लोजेस्ट डिस्टेंस दैट अल्फा पार्टिकल कैन गो
near the target nucleus before it comes to momentarily rest and return back is called dash या is called distance of closest approach। यानी सुनो, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जैसे एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अभी वो ज्यादा भी दे सकते हैं कम भी दे सकते हैं, ठीक है। अभी होता क्या है कि जो टारगेट न्यूक्लियस है वो खुद भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। अल्फा पार्टिकल भी खुद क्या है, पॉजिटिव है। जब अल्फा पार्टिकल उसके सामने जाएगा, न्यूक्लियस के सामने, तो न्यूक्लियस उसको रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल। यानी जैसे जैसे वो आगे जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल की स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि सामने से उसको रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है। वो क्या करेगा, जब तक उसके पास एनर्जी है तब तक वो सामने जाएगा जाएगा जाएगा, एक पॉइंट के बाद आके वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर सामने से रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। यानी अल्फा पार्टिकल जा रहा है, सामने वाला उसको रिपेल कर रहा है, रिपेल कर रहा है, रिपेल, यानी यहां आके वो क्या हो गया, रुक गया। तो अभी इससे आगे वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी जो स्पीड थी वो खत्म हो गई। तो यहां पे क्या हो रहा है कि इसकी स्पीड 0 हो जाती है। अब इसके बाद क्या होगा कि एक बार जब वो सामने जा रहा था रुक गया, फिर उसके बाद वो वहां से वापस मुड़ जाएगा, क्योंकि ये वाला उसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। यानी पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव जा रहा है, रिपल्सिव फोर्स की वजह से धीरे धीरे स्पीड कम हो गई, मोमेंटरीली रेस्ट पे आ गया, फिर यहां से वो वापस मुड़ जाएगा। तो ये जो क्लोजेस्ट जा पाया, सामने वाले से कितना क्लोजेस्ट जा पाया, उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये पॉइंट पे होता क्या है कि एट डी डिस्टेंस, अगर आप लोग बात करो कि डी डिस्टेंस पे होता क्या है, तो आप एक बात समझिए, अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी लेके निकला था, धीरे 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 टारगेट की तरफ गया, एक पॉइंट पे आके रुक गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं थी कि उसको टकरा पाए। एक पॉइंट पे रुक गया, फिर वहां से वापस मुड़ा। तो जो धीरे धीरे सामने जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जा रही है। तो जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करेगी। यानी यहां आके जब वो रुक जाएगा, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी होंगी, वही उसको वापस ले जाएगी, दूसरी यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगी। ये पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। अभी वो काइनेटिक एनर्जी गई कहां पे, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, उतनी ही यहां आके सारी किसमें बदल गई, पोटेंशियल। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बदल गई पोटेंशियल में। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। चलो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज, वो 2e के बराबर, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है, 2 प्रोटॉन का चार्ज 2e। चलो सामने गोल्ड है तो 79e। और कितने डिस्टेंस पे बात चल रही है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डी के ऊपर। अच्छा, कोई ये मत समझे काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों नहीं है, वो 0 नहीं है, वो यहां आके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। यानी हम लोग ये बोल रहे हैं जितनी इनिशियल काइनेटिक थी वो सारी फाइनली किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल। यानी इनिशियल काइनेटिक के इज इक्वल टू पोटेंशियल। ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में भी जरूरत पड़ेगी, एग्जाम्पल नंबर शायद 1 या 2 में आपको यूज करना पड़ेगा। ये होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस दैट अल्फा पार्टिकल कैन गो नियर टू द टारगेट न्यूक्लियस बिफोर कमिंग टू मोमेंटरीली रेस्ट एंड रिटर्निंग बैक इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, तो इंपैक्ट पैरामीटर है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन center of the nucleus and initial velocity vector of an alpha particle is called impact parameter B। यानी समझ लो कि ये टारगेट न्यूक्लियस है, ये टारगेट न्यूक्लियस है, ये उसका स्ट्रेट लाइन यहां पे। अगर मान लो कि अल्फा पार्टिकल कहीं इधर से गुजर रहा है, अल्फा पार्टिकल कहीं इधर से गुजर रहा है, तो अभी हमें ये निकालना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। देखो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस यानी ये लाइन पे है, वो उससे अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये डायरेक्शन में है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा इंपैक्ट पैरामीटर। डिस्टेंस ये नॉर्मल परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस यानी ये लाइन और इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अभी आप लोग एक बात समझो कि हमारा अल्फा पार्टिकल सेंटर से जितना क्लोज गुजरेगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस उसको उतना ज्यादा इफेक्ट करेगा। यानी अगर अल्फा पार्टिकल यहां से गुजरना चाह रहा है पास से, तो अभी जाना चाहिए था सीधा, पर वो कहीं पे इधर मुड़ जाएगा, यानी इतना ज्यादा डेविएट हो गया, बड़ा डेविएशन हो गया। जाना चाहिए था इधर,
घूम जाएगा ऐसे। अच्छा, अगर थोड़ा दूर से गुजरेगा यानी इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा हो, ज्यादा होने का मतलब ज्यादा दूर से जा रहा है, सेंटर से ज्यादा दूर से जा रहा है, तो अभी जितना ज्यादा दूर होगा, जितना दूर होगा उतना ये न्यूक्लियस उसको कम इफेक्ट करेगा। तो अभी डेविएशन तो होगा पर एंगल छोटा बनेगा। जाना चाहिए था सीधा, मुड़ गया इस तरफ, डेविएशन तो हुआ पर नीचे वाले के कंपेयर कम डेविएशन। अगर और दूर से गुजरेगा तो जाना चाहिए था सीधा, और कम डेविएशन होगा। जितना दूर से जाओगे उतना डेविएशन एंगल छोटा होता जाएगा, जितना पास से जाओगे बहुत ज्यादा डेविएशन हो जाएगा, और एकदम दूर से जाएंगे तो ऑलमोस्ट अनडेविएटेड वो पास हो जाता है, ऐसा हम लोग बोलेंगे। तो लिखेंगे लार्जर द इंपैक्ट पैरामीटर, लार्जर द इंपैक्ट पैरामीटर यानी इंपैक्ट पैरामीटर जितना ज्यादा होगा, लेसर द डेविएशन यानी जितना ज्यादा इंपैक्ट पैरामीटर होगा, सेंटर से जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसका ऊपर की तरफ, उतना कम डेविएशन होगा। दूसरा, सबसे ज्यादा डेविएशन कितना हो सकता है? तो देखो आपको पता है कि जो सीधा जा रहा था वो जब पूरा का पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमम डेविएशन। यानी अगर वो सेंटर से जा रहा होता, यानी वो सीधा सेंटर को अगर अप्रोच कर रहा होता, तो सेंटर को अप्रोच करने से क्या होता है आपको पहले ही समझ में आ चुका है कि वो पूरा का पूरा वापस रिटर्न बैक उल्टा वही डायरेक्शन में चला जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में वही चला जाएगा। तो लिखेंगे व्हेन b इज इक्वल टू 0, जब इंपैक्ट पैरामीटर 0 हो, यानी सेंटर से उसका डिस्टेंस ये 0, यानी वो सेंटर के बिल्कुल सामने जा रहा हो, तो लिखेंगे डेविएशन इज मैक्सिमम। डेविएशन इज मैक्सिमम कितना है वो? डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज या फिर पाई के बराबर। जा रहा था सीधा, पूरा का पूरा उल्टा चला जाएगा। कब? जब वो बिल्कुल सेंटर को अप्रोच कर रहा हो तो वो पूरा का पूरा वापस मुड़ जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो एंगल छोटा होता जाएगा। सबसे कम मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर डेविएशन कब होगा? जब बहुत दूर से जा रहा हो तब। तो ये है इंपैक्ट पैरामीटर, ये है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है। जनरली एमसीक्यूज बनता है, शायद इंपैक्ट पैरामीटर आपको थ्योरी में पूछ ले तो आपको उसको इतने पॉइंट में डिफाइन कर देना है, इतनी चीजें बतानी है। चांसेस यही होते हैं कि इसमें से एमसीक्यूज बन जाए। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बारे में। तो सुनो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स क्या है? तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, the mass and the whole positive charge, the whole positive charge is concentrated in a nucleus, and electrons revolve around it, electrons revolve around it in an orbits। यानी रदरफोर्ड ने ये बोला था, अभी हमने देखा उसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में, कि जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और जो मास होता है वो सारा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी अराउंड। अच्छा, अभी कोई भी चीज जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है यानी किसी सेंटर के अराउंड जब वो रिवॉल्व कर रही होती है तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए उसको, यानी वो जब सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो सेंट्रीपिटल एक फोर्स लगना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, तो चलो हम लोग लिखेंगे कि हियर दी कूलम्बियन अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड सेंटर न्यूक्लियस will provide the centripetal force necessary for circular motion। यहां पे जो कोलंबियन अट्रैक्शन लगेगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच, वो एक सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। चलो फॉर हाइड्रोजन एटम की अगर बात कर ली जाए, फॉर हाइड्रोजन एटम, अभी हाइड्रोजन इसलिए ले रहे हैं कि हाइड्रोजन के सेंटर में एक ही प्रोटॉन होता है ताकि हम लोग एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स समझा पाए। तो सुनो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, और उसके पहले ऑर्बिट में, उसके एक ही ऑर्बिट की हम लोग बात करते हैं क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो इधर है,
ये प्लस ई है, ये माइनस है, तो ये दोनों के बीच एक कोलंबियन अट्रैक्शन फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, यानी उसको पकड़ के रखना चाहेगा। इस रीजन से वो क्या करेगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा, इस रीजन से वो सर्कुलर मोशन करेगा, यानी वो घूमता रहेगा इसके अराउंड, ये ऑर्बिट के अंदर, वो इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ये सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है। अभी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि जो ग्रेविटेशनल कोलंबियन अट्रैक्शन लग रहा है वही सेंट्रिपिटल की तरह काम करेगा। तो लिखेंगे कि कोलंबियन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स। चलो, कोलंबियन फोर्स कितना होता है, तो के Q1 यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, प्रोटॉन का चार्ज भी E, और रेडियस इसकी मान लो, ये रेडियस आप लोग मान लो कि R के बराबर है, R रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन R। किसके ऊपर लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। चलो, यहां से क्या हो जाएगा, तो एक R कैंसिल हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अगर R को सब्जेक्ट बना ले, के ई स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये डेरिवेशन दिया है। अच्छा, यहां से हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो ध्यान से सुनो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अच्छा, अभी आप ध्यान से देखिए, ऊपर वाले फॉर्मूला में आप लोग यहां पे देखिए कि जो mv स्क्वायर है वो किसके बराबर है, के ई स्क्वायर अपॉन R। तो अगर मैं 1/2 mv स्क्वायर लिखना चाहूं, या फिर मैं 1/2 चलो रहने देता हूं, mv स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूं, के ई स्क्वायर अपॉन R। तो यहां से अगर मैं k की वैल्यू रखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नीचे, तो ये हो जाएगा, ऊपर ई स्क्वायर बचेगा, नीचे ऑलरेडी 2 है, और इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा, अभी एक बात मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक है पूरा का पूरा ग्रेविटेशन से मैच है, इसलिए शायद आपने देखा भी होगा, मैंने बीच में कहीं पे ग्रेविटेशन भी वर्ड यूज कर लिया था। तो सुनो, अभी यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपको उसका फॉर्मूला सीधा याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है ट्वाइस दी काइनेटिक एनर्जी और उसका नेगेटिव। सिंपल आपको याद रखना है, टेक्स्ट बुक में भी डेरिवेशन नहीं दिया है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस ट्वाइस। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई, ये वाली, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका कोई डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। कहां से आया, तो सीधा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ नेगेटिव वैल्यू, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी यानी टोटल कितनी होगी उसके पास, तो मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। चलो, काइनेटिक कितनी है, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 R माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो इसका अगर आप लोग आंसर निकालो तो आंसर आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 R। ये हो जाएगा आपकी मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पे आप लोग एक चीज नोट करिए कि जितनी काइनेटिक है उतनी ही आपकी मैकेनिकल है पर नेगेटिव में है, जितनी काइनेटिक है उतनी ही मैकेनिकल है पर नेगेटिव में है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसकी डबल नेगेटिव थी। तो ये बचेगी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ K। तो सीधा आपको याद रखना है, एग्जाम में देखो एमसीक्यू बनते हैं इस पे से, अगर आपको काइनेटिक गिवन हो, पोटेंशियल पूछी हो, तो क्या कर लेना है, उसका डबल और नेगेटिव। मैकेनिकल पूछी हो तो उतनी ही वैल्यू की नेगेटिव। यहां पे लास्ट पॉइंट मेंशन करेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव। देखो, ये टॉपिक पूरा ग्रेविटेशन के रिलेटेड है। ग्रेविटेशन में जैसे सन के अराउंड अर्थ घूमता था, तो ऐसे ही कुछ फॉर्मुलाज निकल के आते थे, सारा का सारा सिमिलर है, बस वहां पे मासेस होते थे, यहाँ पे चार्जेस होते हैं। ठीक है, लिखेंगे ऐसा क्यों होता है, इफ इट वॉज पॉजिटिव और जीरो, अगर वो पॉजिटिव और जीरो भी होती तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इन एन ऑर्बिट,
वो ऑर्बिट में रह ही नहीं पाता, वो क्या हो जाता, दूर भागने की ट्राई करता अगर उसके पास एनर्जी होती पॉजिटिव या जीरो। इसी रीजन से उसके पास नेगेटिव टोटल एनर्जी होती है। इतनी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी अगर थ्योरी आती है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के बारे में। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, डिराइव द इक्वेशंस ऑफ एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्विंग ऑर्बिट, या फिर ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके मैकेनिकल का फॉर्मूला डिराइव करो तो आपको सारा चीजें लिखनी होंगी। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी। चलिए अभी बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। टेक्स्ट बुक में आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा गिवन है, पर उससे पहले आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा समझना है ताकि आप लोग वो थ्योरी जो दोनों है उसको इजीली समझ पाओ। तो सुनो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है, तो आप लोग 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो कि जब भी व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो सरफेस के ऊपर यानी स्क्रीन के ऊपर एक स्पेक्ट्रम बन जाता है जिसमें 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। अभी एक्चुअली में वो 7 ही कलर्स नहीं होते, वो सारे कलर कंटिन्यूअस होते हैं। यानी जैसे कि मैं आपको बोलूं कि वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, क्या आपको सबके बीच में बाउंड्री दिखती है क्या, तो बाउंड्री नहीं होती, वो सारे कंटिन्यूअस ही होते हैं। ठीक है, हाँ हम लोग बोलते हैं कि नीचे वायोलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, पर आपको एग्जैक्टली वायोलेट और इंडिगो के बीच में कोई बाउंड्री नहीं दिखेगी। यानी बहुत सारे कलर होते हैं, बस हमने उसको 7 कलर से आइडेंटिफाई किया है। पर बीच बीच में ऐसा भी होता है कि डार्क वायोलेट है, फिर आगे जाके वो थोड़ा सा लाइट हो गया, फिर इंडिगो चालू हुआ, फिर इंडिगो खत्म हो गया, ब्लू चालू हुआ। तो एग्जैक्टली बाउंड्री नहीं होती, वो सारे कलर होते हैं। अभी जो कलर होते हैं उनकी कोरिस्पोंडिंग कुछ वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, ऑल दी कलर्स एंड ऑल दी वेवलेंथ्स। कंटिन्यूअस में क्या होता है, सारे कलर होते हैं, सारी वेवलेंथ होती है, कुछ भी मिसिंग नहीं होता, उसमें सब कुछ होता है, वायोलेट से लेके रेड तक, बीच बीच में डार्क ब्राइट सब कुछ होता है, सारे के सारे वेवलेंथ अवेलेबल होते हैं वहां पे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब आप लोग यही व्हाइट लाइट के बीच में कोई गैस रख दो यहां पे और फिर उसको यहां से पास करो, फिर प्रिज्म से पास करो, तो आप जब स्क्रीन पे देखोगे तो आपको सारे कलर दिखने चाहिए थे जैसे पहले केस में दिख रहे थे। आपको क्या एक्सपेक्टेड है कि सारे कलर दिखेंगे, पर यहां पे बीच बीच में कुछ डार्क लाइंस दिखने लगती है। यहां पे क्या होता है, बीच बीच में कुछ डार्क लाइंस दिखने लगती है, यानी कंटिन्यूअस के अंदर बीच बीच में कुछ डार्क लाइंस दिखने लगती है। अभी डार्क लाइंस क्यों दिखती है कि आपको पीछे डार्क स्क्रीन लगी है, इस रीजन से। ठीक है, यानी वहां पे कोई कलर नहीं होता, कहने का मतलब ये है। तो ऐसा क्यों होता है, तो लिखा है उन्होंने कि when white light passes through a gas some dark lines are found on the spectrum। अब इसका रीजन क्या है, तो लिखेंगे कि the dark lines represent the wavelengths absorbed by the gases। यानी होता क्या है कि जब बीच में कोई भी गैस नहीं था तो सारे कलर दिख रहे थे, सारी वेवलेंथ दिख रही थी, पर जब बीच में गैस आ गया तो वो कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी वो कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो जो एब्जॉर्ब हो चुकी है वो आपको ये स्पेक्ट्रम में से मिसिंग दिखेगी, यानी वहां पे आपको कोई कलर नहीं दिखेगा। रीजन यही है कि गैस ने उसको क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। जब बीच में कुछ भी नहीं था, सारे कलर, सारी वेवलेंथ, जब गैस आ गया तो वो क्या कर लेगा कि वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमें कंटिन्यूअस के बीच बीच में कुछ कलर मिसिंग दिखेंगे, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो चुकी है वो आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएंगी, बाकी सारे कलर आपको दिखेंगे। एमिशन क्या होता है कि एक गैस लेना है जिसको आपको एक्साइट करना है करंट यूज करके। जैसे कि समझ लो कि हमने किसी तरीके से उसको करंट दिया, तो होता क्या है, ये गैस भरा ये चैम्बर के अंदर, तो होता क्या है कि इसके अंदर से रेडिएशन एमिट होता है। क्या होता है, रेडिएशन एमिट होता है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो रेडिएशन एमिट हो रहा है वो स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम तो देगा, पर जितने वेवलेंथ एमिट हुए होंगे वही आपको दिखेंगे, बाकी सारी स्क्रीन एज इट इज आपको डार्क दिखेगी। यानी ये पूरा पार्ट आपका डार्क ही है, ये डार्क है, मैं आपको बस डॉट डॉट से दिखा देता हूं, ये डार्क स्क्रीन ही है, ये डार्क स्क्रीन है। और ये जो रेड वाली लाइंस दिख रही है वो एमिटेड वेवलेंथ्स है। वो क्या है, एमिटेड वेवलेंथ्स।
तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि एब्जॉर्प्शन में जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं कलर वो नहीं दिखेंगे, बाकी सारे दिखेंगे। एमिशन में जो एमिट हुए हैं वही दिखेंगे, बाकी स्क्रीन एज इट इज डार्क ही रहेगी। यानी समझ लो कि ये व्हाइट बोर्ड आपकी स्क्रीन है। अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हो तो पूरा बोर्ड कलर से भर जाएगा, सारे स्पेक्ट्रम से भर जाएगा। बीच बीच में कुछ लाइंस मिसिंग होगी, वो मिसिंग इसलिए है कि वो कलर एब्जॉर्ब हो चुके हैं। पर अगर आप एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हो तो पूरा बोर्ड का मेजर पोर्शन व्हाइट ही रहेगा, बीच बीच में कुछ कलर्स दिखेंगे। वो कौन से दिखेंगे? तो जो एमिट हुए हैं वो वाले दिखेंगे। बाकी स्क्रीन क्या रहेगी? एज इट इज व्हाइट थी तो व्हाइट रहेगी, डार्क थी तो डार्क रहेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एमिशन के अंदर जो एमिट हुए हैं वही दिखेंगे, बाकी स्क्रीन दिखेगी। एब्जॉर्प्शन के अंदर सारे दिखने चाहिए थे, पर जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं वो नहीं दिखेंगे, उसके अलावा सारे आपको दिखेंगे। तो ये फर्क है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा में। लिखा है व्हेन एटॉमिक गैस इज एक्साइटेड यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इट एमिट्स रेडिएशन व्हिच कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रम। सर्टेन वेवलेंथीज उसके अंदर होती है, क्योंकि जो एमिट हुआ है वही दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। जो एब्जॉर्ब हो चुका है वो नहीं दिखेगा, उसके अलावा जो भी दिखने चाहिए थे वो कलर दिखेंगे। और कंटिन्यूअस में तो क्या होता है, सभी दिख रहा है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, कुछ एमिट नहीं हो रहा, व्हाइट लाइट बस स्क्रीन पे स्पेक्ट्रम दे रहा है, तो वो ऑल कलर्स ऑल वेवलेंथ्स वाला स्पेक्ट्रम देगा। तो अच्छे से आप इसको समझ लीजिए एक बार। नेक्स्ट थ्योरी हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अभी बात करते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में। तो देखो स्पेक्ट्रल सीरीज की थ्योरी जो आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है उसमें आपको बाल्मर सीरीज की बात करी गई है। पर सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रल सीरीज मिलती किस रीजन से है और वो है क्या। तो देखो ध्यान से, इन दी ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बनता है स्क्रीन के ऊपर, सर्टेन सेट ऑफ लाइंस आर ऑब्जर्व्ड which are called spectral lines। कुछ certain lines बनती है, कुछ specific wavelengths की certain lines बनती है जिसको spectral series बोलते हैं। First such series was observed by Balmer in a visible region। ये याद रखना, बाल्मर सीरीज visible region में है, जिसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। जिसको क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज बोलते हैं। बाल्मर फाउंड द फॉर्मूला ऑफ ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ। उसने एक फॉर्मूला भी निकाला था। अभी वो फॉर्मूला है क्या, तो ध्यान से देखिए। फॉर्मूला इस तरीके से था, 1/λ इज इक्वल टू R 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। अभी यहां पे n क्या हो सकता है? n हो सकता है 3, 4, 5, 6। मैं समझा रहा हूं ये क्या है। उसके पहले समझ लीजिए, हियर R इज अ रीडबर्ग कांस्टेंट। वो क्या है? रीडबर्ग्स कांस्टेंट है वो, जिसकी वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। कितनी वैल्यू है? 1.097 इंटू 10⁻⁷। अभी क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि ये है क्या, यहाँ पे 2 ही क्यों लिखा? तो देखो एक्चुअल में इसका फॉर्मूला ये है। अभी ये बनता किधर से है, तो ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। इसको बोल दो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 और बाहर सबसे बाहर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अभी ध्यान से समझना हो क्या रहा है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट आएगा तो कुछ एनर्जी को रिलीज करके आएगा। यानी आप अगर उल्टा सोचो तो इलेक्ट्रॉन को अगर नीचे से ऊपर भेजना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसी तरह जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो रेडिएशन के फॉर्म में होगी, फोटोन के फॉर्म में होगी। और जो फोटोन होगा, एमिटेड फोटोन होगा, उसकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ आपको स्क्रीन पे नजर आएगी अगर उसको स्क्रीन पे इंसिडेंट किया जाए। तो ध्यान से समझो, बाल्मर सीरीज में क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से, फॉर एग्जांपल नंबर 5 ऑर्बिट से या फिर नंबर 4, नंबर 3, नंबर 6, कहीं से भी दूसरी ऑर्बिट में जब आता है, बाल्मर सीरीज की कंडीशन ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में आए तो वो दोनों के इक्वलेंट, यानी दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसके इक्वलेंट एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में। और ये फोटोन की एनर्जी hc/λ के अकॉर्डिंग उसकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। वापस सुनो, अगर वो 5वें ऑर्बिट से दूसरे में आ रहा है तो 5वें में से दूसरे में जब आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा
और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो वो एनर्जी फोटोन की फॉर्म में होगी। फोटोन की फॉर्म में है तो फोटोन की कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी। तो सिंपल सी बात है, बाल्मर सीरीज में यहां पे 2 इसलिए आता है कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर से दूसरे ऑर्बिट में आना है। ऊपर से यानी देखो मैंने लिखा है n इज इक्वल टू 3 4 5 6 ही हो सकता है, 1 से 2 जाने की बात नहीं हो रही, क्योंकि जब वो 1 से 2 जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। यहाँ पे एमिटेड वेवलेंथ की बात चल रही है तो उसको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। बाल्मर में कहां पे आना है, उसको दूसरे ऑर्बिट में आना है। कहां से आना है, तो उससे हायर यानी तीसरे चौथे पांचवें छठे ऑर्बिट से उसको नीचे आना है। तो यहां तक आपको इतना समझना है। अभी उसके अंदर उसने बोला है कि जब वो तीसरे से दूसरे में आएगा, चौथे से दूसरे में आएगा, पांचवें से दूसरे में आएगा, तो अलग अलग वेवलेंथ की फोटॉन्स एमिट करेगा। उसकी अकॉर्डिंग अलग अलग वेवलेंथ की स्पेसिफिक लाइंस आपको स्पेक्ट्रल सीरीज में देखने को मिलेगी। तो ध्यान से समझो कि जब वो तीसरे से दूसरे में आएगा, चौथे से दूसरे में आएगा, पांचवें से दूसरे में आएगा, ठीक है, तो अभी आप खुद सोचो कि सबसे ज्यादा एनर्जी वो कब रिलीज करेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना ऊपर से नीचे आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी, यानी जब वो इंफिनिटी ऑर्बिट से दूसरे में आएगा तो एनर्जी वो मैक्सिमम रिलीज करेगा। मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज करेगा, जितना ऊपर से नीचे आओ उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है तो वेवलेंथ मिनिमम होती है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला है hc अपॉन लेमडा। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, hc अपॉन लेमडा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम वेवलेंथ। तो सिंपल सी बात है कि मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जितना हायर से नीचे आए, यानी इंफिनिटी ऑर्बिट से जब दूसरे में उसको लाया जाए तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो टाइम पे उसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी। और मिनिमम एनर्जी रिलीज करेगा तो वेवलेंथ मैक्सिमम। मिनिमम एनर्जी कब, तो तीसरे से दूसरे में जब उसको लाया जाए तो एनर्जी जो रिलीज करेगा मिनिमम, तो वेवलेंथ क्या बन जाएगी उस टाइम, मैक्सिमम बन जाएगी। समझ में आ रही है कहानी। तो सिंपल है, तीसरे से दूसरे में आएगा, सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। जब इंफिनिटी से दूसरे में आएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, सबसे कम वेवलेंथ होगी। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस दी है। देखो, सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ 656 है। अभी मैक्सिमम वेवलेंथ कहां से आती है, तो लिखेंगे, अच्छा, जो मैक्सिमम वेवलेंथ वाली लाइन है उसको बोला है एच अल्फा, उससे थोड़ी कम बीटा, गामा, थीटा और इंफिनिटी। 5 लाइंस आपको यहां पे याद रखनी है। अच्छा, ये वैल्यूज याद रहे तो ठीक है, वरना एग्जाम में आप ये डायग्राम स्किप करोगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम लोग निकालेंगे फॉर एच अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अभी जो ऊपर मैंने बातें लिखी है वो समझनी है। थ्योरी में आपको यहां से इतना लिखना है, फिर सीधा आपको यहां पे आ जाना है। वापस समझ लेना, इतना लिखना है, फिर सीधा यहां पे आ जाना है। ये जो ऊपर वाली बातें हैं वो सब समझने के लिए है, ठीक है। अच्छे से मैंने आपको समझाया कि ये लाइंस दिखती क्यों है, क्यों दिखती है, तो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में। जो फोटोन रिलीज हुआ है उसकी वेवलेंथ आपको कहां दिखेगी, स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। तो सुनो, एच अल्फा लाइन 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर की वैल्यू 1.097 10⁻⁷ ये फॉर्मूला रख रहा हूं मैं। चलो, आना किधर है, तो आना ऑलवेज 2 सेकंड ऑर्बिट में है बाल्मर सीरीज, यानी 2 का स्क्वायर, माइनस कहां से आना है, तो आपको पता है कि ये मैक्सिमम वेवलेंथ है तो मिनिमम एनर्जी रिलीज करके आना चाहिए। मिनिमम एनर्जी कब रिलीज करेगा, जब तीसरे से दूसरे में आएगा, तो ये 3 का स्क्वायर। तो यहां पे आप लेमडा निकाल लोगे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बीच में 2 स्टेप लिखना। आंसर आएगा 656.3 नैनोमीटर। कैलकुलेटर में आप लोग कर लेना, यहाँ पे बन जाएगा 1/4 माइनस 1/9। इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा लेमडा इतना। ये मैक्सिमम वेवलेंथ है। ये किसकी वेवलेंथ है, एच अल्फा लाइन की वेवलेंथ है। तो ये होती है बाल्मर सीरीज की स्पेक्ट्रल सीरीज, बाल्मर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ अल्फा, बीटा, गामा, थीटा और इन्फिनिटी। एग्जाम में आपको सभी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप एच अल्फा तक छोड़ सकते हो। टेक्स्ट बुक में उन्होंने एच अल्फा ही दिया है, बाकी आपको वैल्यूज याद रहे तो आप लिख सकते हो वो पॉइंट, बीटा की इतनी, वरना नहीं लिखोगे तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखते हैं, दूसरी कौन कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज है उसके बारे में। देखिए, दूसरी कौन कौन सी है, तो लिखेंगे अदर सच स्पेक्ट्रल सीरीज आर बिलो।
सुनो, सबसे पहली जो होती है वो होती है लाइमन सीरीज। वो कौन सी होती है, आपको नंबर देने की जरूरत नहीं, आप पॉइंट लिख सकते हो। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में होता क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉन को लेके आना है पहले ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में, यानी 1/λ इज इक्वल टू आर। यहां पे आपको उसको पहले ऑर्बिट में लेके आना है, कहां से, तो फाइनल N2 ऑर्बिट्स। N2 का मतलब होता है कि हायर, कौन सा, उससे हायर क्या होगा, 2 3 4 5। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आएगा तो जो लाइंस निकलेगी, वेवलेंथ की स्पेसिफिक वेवलेंथ निकलेगी, वो कौन सी सीरीज में होगी, लाइमन सीरीज। अभी दूसरी बाल्मर सीरीज, दूसरे में आएगा तो कहां पे, बाल्मर, वो तो पता चल गया। उसके बाद होता है पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज, पाश्चन सीरीज होता है किसी भी ऑर्बिट से, यानी किसी भी हायर ऑर्बिट से वो तीसरे ऑर्बिट में आई। हायर ऑर्बिट को हम लोग N2 बोलते हैं। N2 कितना होगा, अभी तीसरे से हायर, यानी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें से। कहीं भी हायर ऑर्बिट से वो जब तीसरे में आएगा तो जो सेट ऑफ वेवलेंथ्स निकलेगी, जो लाइंस निकलेगी, वो कौन सी सीरीज की होगी, पाश्चन सीरीज। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज क्या होती है, तो किसी भी हायर ऑर्बिट से उसको फोर्थ में लाया जाए, फोर्थ में, यानी 5 में से 4, 6 में से 4, 7 में से 4, तो N2 इज इक्वल टू आपका 5 6 7 8 अप टू कोई भी इंफिनिटी हो सकता है। और लास्ट जो सीरीज है, चलो मैं उसको यहां पे लिख देता हूं, फंड सीरीज। फंड सीरीज, फंड सीरीज में क्या होता है, तो उसको फिफ्थ ऑर्बिट में लेके आना है। देखो सीक्वेंस याद रखो, लाइमन पहले में लेके आना है, बाल्मर दूसरे में लेके आना है, पाश्चन तीसरे में लेके आना है, ब्रैकेट चौथे में लेके आना है, और फंड में पांचवे में लेके आना है। यानी यहां लेके आना है फिफ्थ में। कहां से लेके आना है, तो वो लेके आना है उससे हायर, यानी 6 7 8 9। तो 5 स्पेक्ट्रल सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड। हर एक के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन लेके आना होता है, कहां से, ऑलवेज हायर ऑर्बिट से उसको लेके आना है। लाइमन में पहले में आएगा, बाल्मर में दूसरे में आएगा, पाश्चन में तीसरे में आएगा, ब्रैकेट में चौथे में आएगा, फंड में पांचवे में आएगा। तो इस तरह से सारी स्पेक्ट्रल सीरीज बनती है। देखिए उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला आपको गिवन है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का फॉर्मूला आप सबको पता है कि c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी f इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। या फिर अगर मैं 1 अपॉन लैम्डा को सब्जेक्ट बना लूं तो वो हो जाएगा f अपॉन c। 1 अपॉन लैम्डा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा रहने दूं तो ये c मेरा नीचे चला जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू f अपॉन c। अच्छा, तो जो मेरा बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला बनता था वो अभी 1 अपॉन लैम्डा की जगह मैं लिख दूंगा f अपॉन c इज इक्वल टू आर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं c को ऊपर ले लूं तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा c r 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब इसको कोई रटने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में अगर आपको वेवलेंथ के बदले फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो आप कुछ नहीं करना, आप सिंपली वेवलेंथ ही निकाल लो पहले, फिर लास्ट में ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको स्पेक्ट्रल सीरीज अच्छे से समझ में आया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन जब कोई भी हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा, कौन से लोअर में आएगा तो वो आपको सीरीज के नाम से याद रखना है। यानी लाइमन में पहले में आएगा, बाल्मर में दूसरे में आएगा, पाश्चन में तीसरे में आएगा, ब्रैकेट में चौथे में आएगा, फंड में पांचवे में आएगा। कहां से आएगा तो ऑलवेज हायर से आएगा। क्या करेगा तो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ रिलीज करेगा। कहां से पता करेंगे तो ये सिंपल फॉर्मूला से आप लोग पता कर लो। सीरीज के नाम से यहाँ पे कौन सी ऑर्बिट में आएगा और कहां से आएगा वो आपको गिवन होगा। तो आपको लैम्डा पूछेगा या फिर फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप लास्ट में ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो। जल्दी से इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। ठीक है, तो देखो रदरफोर्ड जो मॉडल था उसमें हमें इतना तो पता चल गया कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, मैक्सिमम यानी मेजॉरिटी जो मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे। पर कुछ ऐसी बातें भी थी जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नहीं समझा सकता था, जैसे कि कुछ यहाँ पे है, समझ लो कि रदरफोर्ड ने तो ये बोला कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल द एटॉमिक मॉडल इज सिमिलर टू सन प्लैनेट मॉडल। यानी जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं उसी तरह न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे। ठीक है,
The planetary system is held by gravitational force while atomic model is held by attractive Coulombian force. पर दोनों में फर्क ये है कि जो प्लानिटरी मॉडल होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा हुआ होता है, यानी सेंटर के ऊपर जो सन है वो प्लैनेट को ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर जो न्यू एटॉमिक मॉडल है उसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंटर का न्यूक्लियस अट्रैक्टिव कोलंबियन फोर्स लगाता है। यहां पे एक चीज ये है कि जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके पास ऑलवेज क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स था mv²/r, उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, v²/r के बराबर। ठीक है, अभी सुनो यहां पे कहानी क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग दी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल शुड एमिट एनर्जी। अभी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को एमिट करना चाहिए। अभी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है और उसके पास एक्सेलरेशन भी है, तो वो भी क्या करना चाहिए, एनर्जी को एमिट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस देयरफॉर its energy should decrease which makes it path spiral inwards and eventually fall into nucleus। यानी उसने ये बोला, सुनो ध्यान से, कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अकॉर्डिंग कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल अगर है तो वो क्या करना चाहिए, एनर्जी एमिट करना चाहिए। अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एक्सेलरेटेड भी है। कौन सा एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल। चार्ज भी है, तो इस रीजन से क्या होना चाहिए, वो भी एनर्जी को एमिट करना चाहिए। और आपको एक चीज पता है कि जैसे जैसे एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस के क्लोजर आएगा। आपको एक चीज पता है कि अगर उसको एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, दूर जाता है, तो एनर्जी अगर रिलीज कर रहा है तो वो न्यूक्लियस के क्लोजर आएगा। तो घूमते घूमते उसका पाथ अभी कुछ इस तरीके से बन जाना चाहिए, यानी जैसे जैसे एनर्जी कम होगी घूमते घूमते वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो एनर्जी एमिट करता जाएगा, तो उसका पाथ सर्कुलर के बजाय स्पाइरली इनवर्ड्स होना चाहिए एंड इवेंचुअली फॉल इनटू न्यूक्लियस। अगर ऐसा हुआ तो फिर एटम स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। तो फिर रदरफोर्ड ऐसा नहीं समझा पाया कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एनर्जी रिलीज करना चाहिए, पर हमारा इलेक्ट्रॉन स्पाइरल के बजाय सर्कल में क्यों घूम रहा है वो नहीं समझा पाया। ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। ठीक है, दूसरी बात ये थी अकॉर्डिंग टू वापिस क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अकॉर्डिंग, देखो उस टाइम पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एग्जिस्ट करती थी, उसकी कुछ बातें सब जगह अप्लाई होनी चाहिए ऐसा मानते थे। ठीक है, तो सुनो एक और बात थी कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। यानी जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट होना चाहिए। अभी यहां पे तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो स्पाइरली इनवर्स जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पे उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो सर्कल बन रहा है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली चेंज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो जो एमिटेड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, रेवोल्यूशन के फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन, जो एमिट हो रहा है रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। जो रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी एमिटेड रेडिएशन की होनी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन एज इलेक्ट्रॉन इज स्पाइरल इनवर्ड्स इट्स फ्रीक्वेंसी शुड कंटिन्यूअसली चेंज, यानी जब वो घूमता जा रहा है स्पाइरल इनवर्ड्स तो उसकी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअसली चेंज होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इट शुड गिव कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होगी अलग अलग, बहुत सभी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है। जब हर एक पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो तो सभी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उसकी बार बार, और वही अलग अलग फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट होना चाहिए। तो जो रेडिएशन एमिट हुआ है उसके पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होनी चाहिए। पर यहां पे क्या हो रहा है, वेयर एज it gives line spectra, it should give continuous spectra but whereas in contradiction it gives line spectra। तो ये भी क्या हो गई उसकी एक लिमिटेशन। देखो दो ही लिमिटेशन है, वापस सुन लो। होना क्या चाहिए कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो उसका पाथ स्पाइरल इनवर्ड्स होना चाहिए और लास्ट में वो न्यूक्लियस में उसके साथ कोलाइड कर जाना चाहिए, फॉल कर जाना चाहिए। जो यहाँ पे नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, वो लिमिटेशन हो गई, वो नहीं समझा पाया रदरफोर्ड मॉडल। दूसरा ये था कि जब रेडिएशन एमिट होता है तो फ्रीक्वेंसी जो एमिटेड की होती है उतनी ही फ्रीक्वेंसी रेवोल्यूशन की होती है।
अगर वो स्पाइरली घूम रहा है तो हर एक पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएशन के भी पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए, तो वो क्या देना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। पर कॉन्ट्राडिक्शन में यानी वो उल्टा यहाँ पे क्या दे रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है, ये भी क्या होगा उसकी एक लिमिटेशन। तो इतने पॉइंट आपको अच्छे से समझने हैं, इतना आप लोग देख लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं बोहर के 3 एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स। चलिए अभी बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल और उसके 3 पोस्टुलेट्स के बारे में। ठीक है, देखो पोस्टुलेट्स का मतलब ये होता है कि उसको प्रूव नहीं करना, उसको एज इट इज मान लेना है। ठीक है, जैसे कि अभी रदरफोर्ड का जो मॉडल था उस पे कुछ लिमिटेशंस निकल के आए, तो उसको करेक्ट करने के लिए बोहर ने 3 बातें बताई थी, 3 पोस्टुलेट बताए थे जो आपको यहाँ पे समझने हैं। पहला पोस्टुलेट ये था, अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट postulate electrons can only revolve in certain stable orbits without emitting any energy, without radiating या फिर emitting radiating energy। सिंपल सी बात है कि उसने ये बोल दिया, जैसे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या था कि वो घूमते घूमते एनर्जी को रिलीज करना चाहिए, तो बोहर ने उसका करेक्शन कर दिया, बता दिया सीधा कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। दूसरा पोस्टुलेट क्या था, अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट electrons can only revolve in certain orbits whose angular momentum is integer multiple of h अपॉन 2 पाई। यानी उसने ये बोला कि ऐसे ही कुछ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल में हो, यानी L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। यहां पे n इंटीजर है 1 2 3 4 5, यानी ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जहां पे घूमना चाहे वहां पे घूम लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ स्पेसिफिक सर्टेन ऑर्बिट्स ही होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। उसमें कंडीशन कौन कौन सी, तो वहां पे वो कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स में ही घूम पाएगा, वहां पे वो एनर्जी रेडिएट किए बिना घूमेगा। और कैसे ऑर्बिट में घूमेगा, तो जिनका एंगुलर मोमेंटम जो है h अपॉन 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल में हो, यानी कितना हो, NH अपॉन 2 पाई के बराबर। अच्छा, अभी एक और फॉर्मूला था, L इज इक्वल टू MVR, आपने शायद पढ़ा होगा, 11th में आता था। देखो यहां से आता था L इज इक्वल टू R क्रॉस P, यहां से मिलता था RP, और RP की जगह MV लिखते थे तो आंसर आ जाता था MVR। प्लानिटरी मोशन में भी इसको हमने प्रूव किया था, यही बात है। तो यहां से एक और फॉर्मूला बना देंगे, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। 2 पोस्टुलेट हो गए। चलो तीसरा पोस्टुलेट क्या है, तीसरा पोस्टुलेट अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन कैन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स non-radiating orbit to lower orbit। यानी इलेक्ट्रॉन अपने घूमते हुए किसी भी नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिट कर सकता है, किसी लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिट कर सकता है। while doing so the electron will emit energy equal to the energy difference between two orbits in the form of photon या फिर रेडिएशन।
जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा वो किसके बराबर होगी, दो ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, और वो फोटोन की फॉर्म में होगी, यानी जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी HF किसके बराबर होगी, तो इनिशियल हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा उसके बराबर एनर्जी का वो फोटोन रिलीज करेगा। 3 सिंपल पोस्टुलेट है, 3 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, शायद 2 में भी पूछ सकते हैं, पर चांसेस ये है 3 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आ जाए तो 3 पोस्टुलेट अच्छे से लिखने हैं, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अभी बात करेंगे nth ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देखो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी nth ऑर्बिट, nth यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें जब रिवॉल्व करता है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक स्पीड होती है, स्पेसिफिक रेडियस की ऑर्बिट होती है, और वो ऑर्बिट की स्पेसिफिक एनर्जी होती है। अभी वो कहां से निकालना है उसके फॉर्मूलाज आपको डिराइव करने हैं। सबसे पहला हम लोग निकालेंगे स्पीड का फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो, अभी स्पीड का फॉर्मूला कहां से निकालेंगे, तो आपको एक चीज पता है कि when an electron revolves around a nucleus, its centripetal force is equal to Coulombian force। उसके ऊपर जो सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है वो कोलंबियन फोर्स, यानी समझ लो कि एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा, Ze के बराबर, एक प्रोटॉन का E, Z प्रोटॉन का Ze। उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो उसके ऊपर सेंटर में एक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे जो कोलंबियन फोर्स लग रहा है KE सेंटर का Ze अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल MV स्क्वायर अपॉन R। चलो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, तो मैं उसको यहां से कैंसिल कर देता हूं, एक R जाएगा, स्क्वायर चला जाएगा। चलो यहां से क्या बचेगा, तो K को अगर मैं नीचे लिख दूं 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर ZE इंटू E, ZE स्क्वायर, और नीचे है R इज इक्वल टू MV स्क्वायर। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझे स्पीड निकालनी है, पर ध्यान से सुनो, मुझे सामने R नहीं पता। अच्छा, ये nth ऑर्बिट की अगर बात चल रही है तो मैं Vn और Rn लिख दूंगा, क्योंकि हर एक ऑर्बिट में स्पीड अलग होती है, रेडियस अलग होती है, nth ऑर्बिट की स्पीड, nth ऑर्बिट की रेडियस, ठीक है। अच्छा, अभी करना क्या है, तो R अननोन है, V का पूरा फॉर्मूला अभी तक मुझे नहीं मिला, पर मैं क्या करूंगा, सुनो ध्यान से, फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर के सेकंड पोस्टुलेट में ये था कि एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई के बराबर, यानी MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये अननोन वाला R चाहिए, तो मैं यहां से R को सब्जेक्ट बना लेता हूं, R इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई MV। ये R निकल के आया, बस ये R का फॉर्मूला, इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। बस इसकी वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा R की जगह, तो मुझे स्पीड मिल जाएगी। पुट 2 in 1, तो मेरा बन जाएगा ZE स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और रेडियस का जो फॉर्मूला है यहां से NH और अपॉन 2 पाई MV जो है इधर आ जाएगा, 2 पाई MV। सामने क्या है आपका, सामने है आपका MV स्क्वायर, सामने है आपका MV स्क्वायर। चलो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहां से एक V चला जाएगा, ये स्क्वायर है तो 2 में से एक चला जाएगा, एक बचेगा। चलो बाकी क्या कैंसिल होगा, आमने सामने मासेस है वो कैंसिल हो जाएंगे, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 4 को कैंसिल करोगे बचेगा 2। तो सामने जो मेरा V बच रहा है, nth ऑर्बिट की स्पीड क्या बनेगी, ZE स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 NH, 2 एप्सिलॉन 0 NH। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला nth ऑर्बिट की स्पीड। अच्छा, फॉर अगर मुझे हाइड्रोजन लिखना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी उसके सेंटर पे एक ही प्रोटॉन, तो Z इज इक्वल टू 1 लेंगे, Z इज इक्वल टू 1 ले लो, तो Vn इज इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 NH। ये हुआ आपका स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। चलो रेडियस कहां से निकालेंगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अभी रेडियस में कुछ नहीं करना, ये जो रेडियस इक्वेशन नंबर 2 है, बस उसमें V की वैल्यू रख दो यहां से, इक्वेशन 2 में V की वैल्यू रख दो यहां से, तो क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो, पुट वैल्यू ऑफ Vn इन इक्वेशन नंबर 2।
तो चलो आर एन nth ऑर्बिट की रेडियस NH अपॉन 2 पाई m, NH अपॉन 2 पाई m। v की जगह मैं ये वाला फॉर्मूला लिख दूंगा, nth ऑर्बिट की स्पीड, तो क्या बन जाएगा ये ई स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा ये 2 एप्सिलॉन 0 NH। चलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं। ये कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, बाकी कुछ चीजें कैंसिल नहीं हो रही, तो यहां पे आंसर आ जाएगा n इंटू एन, एन स्क्वायर, h इंटू एच, एच स्क्वायर, एप्सिलॉन 0, और नीचे आएगा पाई m ई स्क्वायर। अच्छा, अगर मैंने z की जगह 1 नहीं लिया होता तो यहाँ पे z आता, ठीक है, पर मैंने हाइड्रोजन की ही रख दी है वैल्यू स्पीड की, तो ये रेडियस भी किसकी आ जाएगी, हाइड्रोजन की nth ऑर्बिट की। फॉर्मूला आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई m ई स्क्वायर। ये सीधा मुझे हाइड्रोजन का आंसर मिल चुका है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे z रख सकते हो ऊपर, z की जगह मैंने 1 रखा है इसलिए ई स्क्वायर, वो z स्क्वायर भी हो सकता था किसी और एटम के लिए, ठीक है। चलो रेडियस आ गई, स्पीड आ गई, फिर अभी हम लोग निकालेंगे एनर्जी, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। देखो आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी मैकेनिकल एनर्जी का एक फॉर्मूला निकाला था, वो फॉर्मूला था माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 r। ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करके, तो आपको यहां पे सीधा पुट करना है। अच्छा, nth ऑर्बिट की निकालनी है तो रेडियस nth ऑर्बिट की रखेंगे। चलो बस रेडियस का फॉर्मूला रख दो यहाँ पे, ये रेडियस का फॉर्मूला यहां पे रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0। रेडियस का फॉर्मूला ये वाला n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0, और डिवाइड वाला ऊपर जाएगा पाई m ई स्क्वायर। सिंपल सा ये रेडियस वाला फॉर्मूला यहां पे पुट करना है, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो कुछ कैंसिल अगर हो रहा है तो कर देते हैं, नहीं हो रहा कुछ भी कैंसिल, तो चलो ऊपर माइनस, मैं बस रीअरेंज कर रहा हूं, m E4, अच्छा ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा सिर्फ, डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। किसी भी nth ऑर्बिट की स्पीड सॉरी एनर्जी ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मिलेगी माइनस me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर, जहां पे n क्या है, नंबर, ऑर्बिट का नंबर है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अच्छा अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो कि सारी वैल्यूज ये कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज भी कांस्टेंट, 8 भी नंबर है, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट। तो अगर आप लोग इसको रख देते हो, पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल द कांस्टेंट्स, यानी जो भी कांस्टेंट्स वैल्यू है उसको रख देते हैं, तो nth ऑर्बिट की एनर्जी मिलती है माइनस 13.6। बस n आपका वेरी करेगा तो वो n स्क्वायर रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीधा आपको यही पुट करना है। अगर किसी भी nth ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो सीधा माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले ऑर्बिट के लिए 1 रखना है, दूसरे के लिए 2 रखना है, तीसरे के लिए 3 रखना है। तो ये हुआ आपका डेरिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल की बोर्ड की एग्जाम के लिए, अच्छे से प्रिपेयर करना। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं एनर्जी लेवल्स के बारे में। देखिए ये टॉपिक है थ्योरी वाइज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कंसेप्ट इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझना पड़ेगा अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। और ये टॉपिक भी बोहर के थर्ड पोस्टुलेट के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी यहाँ पे एक डेफिनेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन चीज इसका कंसेप्ट है जिसको हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। पहले एक डेफिनेशन समझ लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के ग्राउंड स्टेट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको फ्री करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, तो पहले समझ लीजिए एक चीज आपको पता है कि एनर्जी अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग होती है। n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, n is equal to 4, n is equal to 5। पहले ऑर्बिट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट।
इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से समझना, फर्स्ट एक्साइटेड, यानी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ फर्स्ट एक्साइटेड, तो वो फर्स्ट ऑर्बिट नहीं है, वो सेकंड ऑर्बिट है। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। जैसे बिल्डिंग होती है ना, हम लोग जनरली नीचे वाले को ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम लोग जनरली तो नीचे को ही फर्स्ट बोल देते हैं, पर एक्चुअली में वो क्या होता है? ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो पहला ग्राउंड, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड, इस तरह से सीक्वेंस चालू रहेगी। पहला ग्राउंड, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड। अभी होता क्या है, तो हमें किसी भी nth ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला पता लग चुका है, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी ऑर्बिट की एनर्जी लिख सकते हैं। जैसे पहले ऑर्बिट में निकालनी है, तो मैं यहां पे लिखूंगा -13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, तो इतना ही रहेगा, आंसर इतना ही रहेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अगर मुझे दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी, यानी अगर आपको पूछ ले व्हाट इज द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो -13.6 अपॉन 2 स्क्वायर यानी 4 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो, अगर तीसरे ऑर्बिट की निकालनी है तो -13.6 अपॉन 3 स्क्वायर यानी 9 करना पड़ेगा, -1.51। तो इसके हिसाब से जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ध्यान से समझो, नेगेटिव में वैल्यू है तो ऊपर जाएंगे, अभी वैल्यू ये कम हो रहा है, नंबर कम हो रहा है नेगेटिव में, यानी वैल्यू बढ़ रही है। तो ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसी तरह फोर्थ ऑर्बिट में -13.6 अपॉन 16 कर देंगे, डिवाइड बाय 4 स्क्वायर 16, तो वो आंसर मिल जाएंगे। सारे आंसर इस तरीके से आप लोग लेके आ सकते हो। ठीक है, अच्छा, अभी कहानी ये है कि अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 3 कितनी एनर्जी निकालनी है, यानी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो हमने ये बता दिया कि दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो कितनी देनी पड़ेगी? डेल्टा E इज इक्वल टू, चलो हायर कौन सी है, तो आपको जाना है 3 में, E3 माइनस E1। चलो, E3 कितनी है, तो वो है -1.51, माइनस फर्स्ट में कितनी है, -13.6, तो आंसर आ जाएगा +12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इतनी एनर्जी जब आप लोग इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करोगे तब जाके वो फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो भी आपको यही चीज निकालनी है। तो इसी तरीके से आप लोग कोई भी ऑर्बिट से अगर दूसरे ऑर्बिट में जंप करना चाह रहे हो तो आप ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर लेके आ सकते हो। आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, एमसीक्यू भी पूछ सकता है। मेन चीज है आपको सारे स्टेट पता होने चाहिए, कब क्या करना है, कौन से स्टेट में एनर्जी कैसे निकालनी है, तो फॉर्मूला आपका ये सिंपली हमें पता होना चाहिए। तो इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है, बाकी थ्योरी वाइज टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इतने आपको याद रखने हैं उसमें से। अभी बात करते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट कैसे निकल के आया और उसको कैसे आपको डिराइव करना है। टेक्स्ट बुक में आपको थ्योरी दी है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसका मेन कंसेप्ट ये है कि उसमें रिडबर्ग कांस्टेंट निकाल के समझाया है। तो सुनो ध्यान से कि एक न्यूक्लियस है जिसकी अराउंड एक इलेक्ट्रॉन एक किसी इनिशियल ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट में आ रहा है, उसका नंबर नहीं पता, ठीक है, इनिशियल नंबर ऑर्बिट से वो फाइनल नंबर की ऑर्बिट में आ रहा है। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि जो एनर्जी रिलीज करेगा वो दोनों के डिफरेंस के बराबर। और अभी आपको एक चीज ये भी पता है कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी कम होगी, तो जो डिफरेंस निकालना है वो कितना होगा? हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी। तो लिखेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट Ni to lower energy orbit Nf, it releases energy in a form of photon. The energy here, the energy of photon, ये पॉइंट हमने पहले भी लिखा था, is equal to the difference in energy between two levels। यानी मान लो कि जो फोटोन रिलीज हुआ है उसकी एनर्जी HF है,
तो वो किसके बराबर होगी, हायर एनर्जी की ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। अच्छा, अभी आपको फॉर्मूला पता है, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी का फॉर्मूला माइनस me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। इनिशियल की है तो मैं लिख दूंगा ni स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस, इसकी भी कितनी, माइनस me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर n फाइनल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। सिंपल सी बात है, एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला। अच्छा, क्या कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर। चलो, पहले में बचेगा माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर, अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन nf स्क्वायर। तो अगर मैं इसको अरेंज कर दूं तो मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर, यहां पे क्या है, hf के बराबर। अच्छा, अभी अगर मैं hf की जगह ये लिख दूं hc अपॉन लेमडा, चलेगा ना। हमने चैप्टर नंबर 11 आपको बताया, शायद वन शॉट नहीं आया अभी तक चैनल पे, पर आपको फॉर्मूला बताए f इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। मैंने पहले भी बताया था c इज इक्वल टू एफ लेमडा, f इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, f इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो मैंने लिखा hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर, 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h स्क्वायर। अंदर मैं उसको रीअरेंज कर लेता हूं, यानी प्लस वाले को आगे लिख लो, माइनस वाले को पीछे लिख लो। 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। यहां से अगर मैं 1 अपॉन लेमडा को रहने देता हूं तो ये बनेगा, ये बनेगा इधर hc को नीचे ले आओ, hc को आप लोग नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। देखो यहाँ पे ऑलरेडी h स्क्वायर है तो एक h सामने से और आएगा, ये बन जाएगा h क्यूब, और c 1 अपॉन nf स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ni स्क्वायर। ये फॉर्मूला को अगर आप लोग बाल्मर का जो फॉर्मूला था उससे कंपेयर करते हो तो आपको इतना फर्क दिख रहा है कि ये किसके बराबर है, आर के बराबर। आप फॉर्मूला याद करो, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल। यानी फाइनल क्या होता था बाल्मर में, कहाँ आना होता था, दूसरे ऑर्बिट में आना होता था, पास्चन में तीसरे में आना होता था। तो यहाँ पे अगर कंपेयर करें, हियर जो r है वो है me4 अपॉन 8 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर h क्यूब c के बराबर। r की वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁷7 मीटर इनवर्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिडबर्ग कांस्टेंट यहां से डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला याद रखना। इस बार की बोर्ड की एग्जाम में एमसीक्यू आया था, पूछा था कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस, तो आपको वो पता होना चाहिए। वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, यूनिट है उसका मीटर इनवर्स। वो कहां से आता है, तो वो जो देखो वो जो यूनिट आता है वो इधर से आता है। यूनिट कहां से आता है तो देख लो, 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर। तो ये तो सारे नंबर है, इनका कोई यूनिट नहीं होता, तो जो 1 अपॉन लेमडा का यूनिट होगा वही आर का होगा, और 1 अपॉन लेमडा यानी 1 अपॉन मीटर, तो आर का क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। इतना आपको याद रखना है। ये थ्योरी चांसेस कम है कि डेरिवेशन पूछ ले, पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेरिवेशन भी पूछ ले तो आना चाहिए, हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए अभी बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक, डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। देखो इसमें से थ्योरी आने के चांसेस नहीं है, समझ लो, पर फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसने ये बोला था, डी ब्रोगली ने ये बोला कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। देखो हमें एक चीज पता है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कोई भी जो मैटर होता है उसके भी दो फॉर्म्स होते हैं, यानी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, वो ऐसे वेव्स फॉर्म करके जाएगा। कैसे जाएगा, वेव्स फॉर्म करके जाएगा। यानी जब वो मोशन में होता है, कोई भी मैटर का पार्टिकल जब मोशन में होता है तो उसका वेव नेचर आता है। यानी जब वो यहां से मोशन करना चालू करेगा, मान लो कि वो ऐसे घूम रहा है, तो वो ऐसे वेव्स बनाएगा, ऐसे वेव जनरेट करेगा। ठीक है, तो जो सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। आर यानी nth ऑर्बिट की रेडियस, वो 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। अभी बोहर ने क्या बोला था, बोहर ने क्या बोला था, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई।
तो अगर आप लोग क्या करो, यहां से 2 पाई आर को सब्जेक्ट बना लो, 2 पाई आर को सब्जेक्ट बना लो, 2 पाई आर क्या बन जाएगा, NH अपॉन MV। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू NH अपॉन MV, यानी n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, NH अपॉन MV इज इक्वल टू भी 2 पाई आर। दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर बोथ, यानी दोनों किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर। n लैम्डा इज इक्वल टू NH अपॉन MV। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी h नहीं कैंसिल होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन MV यानी h अपॉन P। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर 11 में देख लिया है, वन शॉट जब आ जाएगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, सिंपल है, 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्डा। इसको कंपेयर करना है बोहर मॉडल से। बोहर मॉडल का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसमें 2 पाई आर को सब्जेक्ट बनाओ, NH अपॉन MV, NH अपॉन MV को n लैम्डा से कंपेयर करो, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन MV, H अपॉन P, क्योंकि P क्या होता है, मोमेंटम। ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है, थ्योरी आने के कोई चांसेस नहीं है। चलिए अभी देखते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए जैसे रदरफोर्ड मॉडल में कुछ लिमिटेशंस थी, उसी तरह बोहर में भी कुछ लिमिटेशन है। तो वो लिमिटेशंस क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि मैंने मेहनत से अच्छे से आपके लिए ये वीडियो बनाया है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करके जाइएगा, ताकि जो आने वाले स्टूडेंट है, जो नए देखने आने वाले हैं, उनको भी पता चले कि वीडियो में क्या क्वालिटी का कंटेंट पढ़ाया है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं लास्ट टॉपिक। पहला पॉइंट ये है, दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजेनिक एटम, यानी छोटे एटम्स को ही एप्लीकेबल है। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इवन टू 2 इलेक्ट्रॉन्स एटम हीलियम, यानी वो हाइड्रोजन को ही एप्लीकेबल है, हम लोग उसको उससे थोड़ा सा बड़ा हीलियम को भी अप्लाई नहीं कर सकते। रीजन ये है कि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स आ जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो हो ही रहा है, पर साथ में एक और इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो वो इफेक्ट हम लोग नहीं समझा पा रहे कि ये इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रॉन क्या इफेक्ट करेगा या फिर कुछ होगा कि नहीं होगा, वो हमें नहीं पता। तो हम लोग नहीं समझा सकते बोहर मॉडल से कि ऐसा क्यों होता है, यानी यहाँ पे हम लोग उसको सिर्फ छोटे से हाइड्रोजन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अ स्पेक्ट्रम, यानी जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसीज तो होती है, पर उनकी जो इंटेंसिटी जो है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मतलब ऐसा होता है कि जो फ्रीक्वेंसी की लाइंस बनती है उसमें से कोई ज्यादा इंटेंस होती है, कोई कम इंटेंस होती है। तो जो रिलेटिव इंटेंसिटीज है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और लास्ट टॉपिक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई ऑर्बिट्स आर नॉट एलिप्टिकल बट सर्कुलर। देखो इसके ऊपर से हमने ये बताया था कि वो प्लैनेटरी मोशन की तरह है। अभी प्लैनेट में आपको एक चीज पता है कि प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में होते हैं, सन यहाँ पे होता है और यहाँ पे अर्थ होता है, तो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है, ठीक है। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी क्यों एलिप्टिकल नहीं है, सर्कुलर ही क्यों है, वो ये बात नहीं समझा पाया था। तो इतने से 2-3 पॉइंट्स आपको लिख देने हैं, एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। तो चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट किए बिना मत जाइएगा अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, सारी चीजें क्लियर हुई हो। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। Thank you very much. Wish you all the best.